हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो भारतीय राज्य व्यवस्था के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी के बारे में, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बात करने वाले हैं। आप लोग जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि संघ लोक सेवा आयोग जो है कि आपकी एक संवैधानिक संस्था है और इसके लिए जो भाग आता है वो क्या आता है और इसके लिए जो आर्टिकल आते हैं वह कहां से लेकर कहां तक आते हैं, उन सारे चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो एक चीज मेरे प्यारे दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों के लिए बताया था क्या कि जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो संस्थाएं होती हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होती हैं। एक तो संवैधानिक संस्था होती है और दूसरी गैर संवैधानिक संस्था होती है। इसमें मैंने बात किया था कि संवैधानिक संस्था क्या होता है और गैर संवैधानिक संस्था क्या होता है। तो संवैधानिक संस्था वह संस्थाएं होती हैं जिसका उल्लेख संविधान में दिया गया है, ठीक है, लेकिन गैर संवैधानिक संस्था वह संस्था होती हैं जिसका उल्लेख जो है आपका संविधान में नहीं दिया गया है, विधि बनाकर जो है कि संसद के माध्यम से उसको जो है कि लागू किया गया है, उसको गैर संवैधानिक संस्थाएं बोलते हैं। अब देखिए संवैधानिक संस्थाओं के कुछ उदाहरण आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आपके लिए निर्वाचन आयोग, जिसके लिए आर्टिकल 324 आता है, उसकी अगर मैं बात करूं तो ये संवैधानिक संस्था है, ठीक है। उसके बाद से मैं बात करूं जो आपको बताने वाला हूं यूपीएससी, वो भी आपका क्या है, एक संवैधानिक संस्था है। और संवैधानिक संस्था होने के लिए जो है कि आपका किस में होना अनिवार्य है, संविधान में होना अनिवार्य है, उसका उल्लेख होना अनिवार्य है। और यूपीएससी के लिए अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक आता है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। अब मैं बात करूं आपके लिए कि जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, जिनकी मैं बात करूं कैग, तो कैग के लिए आर्टिकल आपका क्या आता है, 148 आता है। तो ये भी जो है आपकी संवैधानिक संस्था है जिसका उल्लेख संविधान में मिलता है। उसके बाद से अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों क्या कि जो आपका वित्त आयोग आता है ना, जिसके लिए आर्टिकल आता है 280, वो भी आपकी एक संवैधानिक संस्था है। अब मैं बात करूं गैर संवैधानिक संस्था। देखिए गैर संवैधानिक संस्था के कुछ उदाहरण है। जैसे अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय सूचना आयोग, ये आपका क्या है, गैर संवैधानिक संस्था है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद से राष्ट्रीय सतर्कता आयोग, ये भी आपका क्या है, गैर संवैधानिक संस्था है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये भी आपका गैर संवैधानिक संस्था है। अब मैं बात करूं एससी एसटी और ओबीसी आयोग की, ये भी आपका क्या है, गैर संवैधानिक संस्था है। तो ये सारे आपके गैर संवैधानिक संस्था है। उसके बाद से एक और आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका लोकपाल और लोकायुक्त, ये क्या है आपका गैर संवैधानिक संस्था है। ये विधि बना के जो है कि लागू किया जाता है, ठीक है। लोकपाल आप लोग जानते हैं कि केंद्र में होता है और लोकायुक्त आपका कहाँ होता है, राज्य में होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब देखिए मैं बात करूंगा यूपीएससी के बारे में कि यूपीएससी को समझिए। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका पूरा नाम आता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसको हिंदी में बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। इसके लिए भाग की अगर मैं बात करूं कि भाग क्या आता है, तो 14 आता है। आर्टिकल की अगर मैं बात करूं तो क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों, आपका 315 से लेकर आपका 323 तक आर्टिकल आता है, यानी कि अनुच्छेद आता है। अब देखिए जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का मुख्य कार्य यह है कि सरकार की सेवाओं को सुचारू रूप से जो है कि चलाना, क्या करना, सरकार की सेवाओं को सुचारू रूप से चलाना और संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से जितनी परीक्षाएं होती हैं उन सारे परीक्षाओं को क्या सुचारू रूप से कराना और उसका परिणाम घोषित करना, बाद में उसका सिलेक्शन करना, ये सारा किसका काम है, आपका संघ लोक सेवा आयोग का कार्य है। अब मैं बात करूंगी जो संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं, इसके चेयरमैन की अगर मैं बात करूं तो इनकी नियुक्ति कौन करता है मेरे प्यारे दोस्तों, अपॉइंटमेंट की, तो अपॉइंटमेंट ये जो है कि राष्ट्रपति के माध्यम से करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति इनको अपॉइंट करते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन इसे हटाया कैसे जा सकता है, इनकी अगर मैं बात करूं तो इनको हटाया कैसे जा सकता है, जैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है, राष्ट्रपति को जैसे हटाया जाता है वैसे ही इनको हटाया जाता है, महाभियोग लगाया जाता है, ठीक है। महाभियोग के माध्यम से जो है कि इनको हटाया जा सकता है। इनका अगर कार्यकाल की मैं बात करूं कि इनका कार्यकाल कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इनका कार्यकाल आपका होता है कितना, 6 वर्ष से लेकर 65 वर्ष की आयु तक, ठीक है। 6 वर्ष से लेकर आपका 65 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल होता है। केंद्रीय सेवा
की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो चयनित अभिव्यक्ति होते हैं, जो चयनित व्यक्ति होते हैं, उनको कार्मिक मंत्रालय, कौन मंत्रालय? कार्मिक मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय, वो मंत्रालय द्वारा आपका प्रशिक्षण दिया जाता है। क्या दिया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? प्रशिक्षण दिया जाता है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं होना चाहिए, प्रशिक्षण दिया जाता है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि इनके जो अध्यक्ष हैं, क्या है इसके अध्यक्ष हैं, अगर वो रिटायर हो जाते हैं तो उनके लिए अगर मैं बात करूं तो किसी भी सरकारी पद पे जो है कि वो कार्य नहीं कर सकते हैं रिटायर होने के बाद से, ठीक है। और ये दोबारा इस पद पे चयनित भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं होना चाहिए। बहुत ही प्यार तरीके से मैं समझा रहा हूं चीजों को, ठीक है। ऐसे बहुत ही कम समझाने के लिए जो है कि लोग समझा पाते हैं, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं चीजों को, ठीक है। तो कार्मिक मंत्रालय के द्वारा इनको प्रशिक्षित किया जाता है और ये जब रिटायर हो जाते हैं तो ये रिटायर होने के बाद से अगर मैं बात करूं तो ये किसी भी सरकारी पद पे जो है कि कार्य नहीं कर सकते हैं और ये पुनः जो है कि इस पे निर्वाचित इसके पद पे नहीं हो सकते हैं। अब मैं बात करूं कि इनका जो वेतन भत्ता होता है वो कहां से मिलता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो भारत की संचित निधि से इनको वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और ये प्रति वर्ष अपनी रिपोर्ट किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को सौंपते हैं। किसको सौंपेंगे? ये प्रति वर्ष अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं। अब मैं बात करूंगा कि जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसके बारे में। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसी में आता है आपका राज्य लोक सेवा आयोग। तो लिखिए यहां पे राज्य लोक सेवा आयोग। हर राज्य में होता है, जैसे आपका उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो यूपीपीसीएस है, यूपीपीएससी की मैं बात करूं तो ये भी आपका यूनियन पब्लिक जो है आपका उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। बीपीएससी की मैं बात करूं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, इसी तरह आपका एमपी पीसीएस होता है। उसके बाद से आपका उत्तराखंड पीसीएस होता है। आपका मैं बात करूं झारखंड का, तो झारखंड का हर राज्य का अलग अलग अपना है, ठीक है। तो ये राज्य में होते हैं। अब मैं बात करूं कि जो राज्य में होता है तो देखिए इसका अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करेगा मेरे प्यारे दोस्तों? इसके जो अध्यक्ष होंगे और सदस्य की नियुक्ति कौन करेगा मेरे प्यारे दोस्तों? राज्यपाल करते हैं। कौन करता है? राज्यपाल करता है, ठीक है। किसी को कोई डाउट यहां से नहीं होना चाहिए। इनका प्रमुख कार्य क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? परीक्षाओं का आयोजन कराना है और आयोजन कराने के बाद से उनको सेलेक्ट करना है, ठीक है। इनका कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो इनका भी कार्यकाल आपका कितना होता है? 6 वर्ष से लेकर 65 वर्ष की आयु तक होता है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं होना चाहिए। यहां पे एक चीज आप लोग सही कर लीजिए, 62 वर्ष की आयु तक होता है। 6 वर्ष से लेकर 62 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल होता है। ये प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेंगे? ये प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट जो है कि राज्यपाल को सौंपेंगे, राज्यपाल को सौंपेंगे। कोई दिक्कत किसी को यहां तक नहीं होना चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आगे मैं बात करूंगा आपके लिए जो कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, ये भी एक संवैधानिक संस्था है, इसके बारे में मैं बात करूंगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आप लोगों से यही कहूंगा, जय हिंद। और अपने पेपरों में आप लोग लगे रहिए। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करिए, नए हैं तो, और पुराने हैं तो आप लोग शेयर करिए ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी इसका फायदा हो सके, ठीक है। तो एट लास्ट जय हिंद।